हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल डी कॉमर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सी ए दीपक पटेल और आज हम जो है साथ मिलकर चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूरे नोट्स है ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, कहीं से भी इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। तो ये पूरे नोट्स जो है ये ओरिजिनली प्रिपेयर्ड है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो आप बहुत ही सही जगह पर आए हो और इस वीडियो के एंड तक आपसे जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी बन जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो को ध्यान से एक दो बार देख लोगे ना तो आपको जर्नल एंट्री में कोई भी क्वेश्चन में कभी डाउट आएगा ही नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट। अब जर्नल एंट्रीज समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे अकाउंट्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दो चीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा घमासान होता है वो है यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री में ये होता है कि हम कब किस चीज़ को डेबिट करें और कब किस चीज़ को क्रेडिट करें। अगर हमको ये समझ आ गया कि हमको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है तो हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस सिस्टम को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होगी। हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें दो साइड ना हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें दो साइड ना हो तो उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो साइड इफेक्ट आता है, अफेक्ट्स टू साइड ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट बनाना कैसे है ये हम देखेंगे लेजर में। तो जो टी शेप अकाउंट रहता है वो मैं लेजर में आपको सिखाऊंगा। इसके बाद वाला वीडियो लेजर वाला आएगा और उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टी शेप अकाउंट में एक होता है क्रेडिट साइड और जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है डेबिट। राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट। ये मैं आपको लेजर में बताऊंगा, अभी आपको इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरे अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ये रूल्स आपको समझ आ गए तो मेरी गारंटी है कि आप कभी जर्नल एंट्री को गलत करोगे ही नहीं। अगर कोई एग्जाम में ऐसी भी एंट्री आ जाती है जो आपके बुक में नहीं थी तो भी आप उसको गलत नहीं करोगे अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये सब फलाना ढिमकाना पड़ते हैं, पर मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है। एक सिंपल प्रोसीजर है 2 लाइन का, अगर आपको वो याद है तो आपसे सारी जर्नल एंट्रीज बन जाएगी। ये डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये डेबिट एक्सपेंसेस, ये सब छोड़ो, ये सब थ्योरी में काम आएगा। प्रैक्टिकल में ये 2 लाइन जो मैंने लिखी है वो 2 लाइन को आप पढ़ लो, आपसे प्रैक्टिकल बन ही जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, हमारे अकाउंट्स में बेसिकली 5 टाइप की चीज़ें होती है और हमको ये देखना है कि इन 5 टाइप की चीज़ों में हमको डेबिट करना है कि क्रेडिट। अगर ये 5 टाइप की चीज़ें हमको याद है तो हम दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए। सबसे पहला एसेट क्या होता है? एसेट होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी। जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है जिससे बिजनेस पैसा कमा सकता है, या फिर आप बोल सकते हो जो बिजनेस के पास पैसा है उसको हम बोलते हैं एसेट। सिंपल, उसको हम बोलते हैं एसेट। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब आप मेरे को बताओगे कि एसेट्स जो है क्या है? एसेट्स आपको दिख रहा है? इसको और डार्क कर देता हूँ, नहीं दिख रहा तो एसेट के अंदर के एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्या क्या एसेट के अंदर आ सकता है। तो देखो,
एसेट के अंदर क्या क्या आ सकता है? पहला प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ सकता है? प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है लैंड, फिर आ सकता है बिल्डिंग, फिर आ सकता है अगर हमने कार खरीदी तो कार भी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमने फैक्ट्री खरीदी तो फैक्ट्री भी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं? बताओ, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास गुडविल है, गुडविल क्या होता है बताऊंगा मैं आपको बाद में। गुडविल यानी कि हमारा रेपुटेशन सोसाइटी में कैसा है, वो होता है गुडविल। सही समय आने पे मैं आपको गुडविल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते रहिए, ठीक है। अब गुडविल के बाद और क्या प्रॉपर्टी है हमारी? कॉपीराइट। कॉपीराइट जो हम करते हैं अपने सॉन्ग्स को, अगर हम गाना बनाते हैं तो वो हमारे लिए एसेट है। तो कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए एसेट है। इसके अलावा सेकंड, कैश भी हमारे लिए एसेट है। बैंक भी हमारे लिए एसेट है। गोल्ड भी, ज्वेलरी भी हमारे लिए एसेट है। तो कैश, बैंक, गोल्ड, ज्वेलरी। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो डेटर्स आपको पता है? अगर आपको डेटर्स नहीं पता, आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही डीप में डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री में आए हो तो प्लीज़ एक बार पिछले 2 वीडियो देख लो, आपके 2 आवर्स में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब कैश, बैंक, गोल्ड, ज्वेलरी, डेटर्स, ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी वो सारी चीज़ें हमारी आएगी एसेट्स के अंदर। अब आते हैं इसके बाद एक्सपेंसेस। भैया आप एसेट के बाद एक्सपेंस क्यों बता रहे हो, लायबिलिटी क्यों नहीं बता रहे? आप एसेट के बाद एक्सपेंस क्यों बता रहे हो, लायबिलिटी क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी हमेशा साथ में रहते तो हैं, पर आज के बाद आपको एसेट और एक्सपेंस को साथ में रखना है। ये मान के चलो कि एसेट और एक्सपेंस जो है वो राम और लक्ष्मण की तरह है। जैसा राम भगवान करेंगे वैसा लक्ष्मण भगवान करेंगे, यानी कि राम भगवान जो कार्य को अच्छे से करेंगे, लक्ष्मण भगवान भी उन कार्य में उनका साथ देंगे, ठीक है। वैसे ही एसेट और एक्सपेंस है, एसेट और एक्सपेंस हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एक्सपेंस में परचेस हो गया, ठीक है, परचेस तो आएगा ही। उसके बाद सैलरी आएगा, उसके बाद वेजेस आएगा, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, इलेक्ट्रिक का बिल भी आएगा ना, हाँ, इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी आएगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद और क्या आएगा बताओ? डेप्रीशिएशन आएगा कि नहीं? डेप्रीशिएशन एक्सपेंस के अंदर आएगा, डेप्रीशिएशन भी एक्सपेंस के अंदर आएगा। इसके अलावा जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे। अदर एक्सपेंसेस को बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे आएंगे। अब एक बात, मैंने एसेट और एक्सपेंस को भाई क्यों बताया? इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसेट और एक्सपेंस को भाई इसीलिए बताया क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा एक जैसे काम करते हैं। कैसे? अगर ये बढ़ेंगे, अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट। अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होंगे, ध्यान रखना। और एसेट और एक्सपेंस अगर कम होंगे, क्या होंगे? कम होंगे तो हमेशा ये होंगे क्रेडिट। सिंपल सा फॉर्मूला। एसेट और एक्सपेंस दोनों भाई है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं, बिजनेस में हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, हमारा लैंड, हमारा बिल्डिंग, हमारा कार बढ़ रहा है, हम कार खरीद रहे हैं, फैक्ट्री खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सब बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा। हमारा कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट, गोल्ड बढ़ रहा है तो डेबिट, डेटर बढ़ रहे हैं तो डेबिट। और अगर यही सब चीज़ें कम हो रही है तो क्रेडिट। कम कैसे होगी? कैश किसी को दे दिया, कैश कम हो गया, क्रेडिट।
बैंक में बैलेंस कम हो गया किसी वजह से, क्रेडिट। गोल्ड कम हो गया, ज्वेलरी, डेटर्स कम हो गए, कोई भी चीज कम होगी ये दोनों में से तो वो क्रेडिट होगी। एक्सपेंस, परचेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं परचेस को, सैलरी को बढ़ा रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर बिल्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें जब बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, और अगर कम होती है तो क्रेडिट। ध्यान रखना ये बात को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसेट और एक्सपेंस दोनों भाई है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। मैंने 10 मिनट खाली ये समझाने में लगा दिए, तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले में। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको हमेशा ये कैसे याद करवाता हूँ पता है? ये है मेरा LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो हमेशा याद रखना LI और C। LIC हमेशा साथ रहेगा, LIC हमेशा साथ रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल हमेशा साथ ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लायबिलिटीज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बिजनेस को पे करना बाकी है। हमारे बिजनेस को किसी और को पैसे देने हैं तो वो हो गई लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएंगे और लोन आएगा। लोन, हमने किसी से लोन लिया तो वो भी आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। और कोई भी चीज़ जो टू बी पेड है, जिसको पे करना बाकी है, वो हमारे लिए हो गई लायबिलिटी। सिंपल। और फिर आते हैं हम इनकम की तरफ। इनकम में क्या क्या आएगा? जो भी हम कमाएंगे, अगर कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम, रेंट रिसीव्ड है तो इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम। जो भी चीज़ हमें मिलने वाली है वो हमारे लिए हो गई इनकम। सिंपल। कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट ही आता है, कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट आता है, और आता है ड्राइंग्स यानी कि जो बिजनेस से पैसा बाहर निकाले वो। ये हो गया LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ठीक है, तो ये LIC का फंडा सिंपल है। LIC का फंडा सिंपल है। क्या फंडा है LIC का? जब ये बढ़ेगा, एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो क्या हो रहे थे? एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो वो हो रहे थे डेबिट। एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहे थे तो वो हो रहे थे डेबिट। और आपको ये याद रखना है कि अगर एसेट और एक्सपेंस बीजेपी है तो LIC कांग्रेस है। ठीक है, उल्टा है, दोनों उल्टा है। अगर वो मेल है तो ये फीमेल है, ध्यान रखना। तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और अगर ये कम होगा तो डेबिट। कम होगा तो डेबिट। देखो, अगर आपको ये जो मैंने अभी आपको 12-13 मिनट पढ़ाया, ये 12-13 मिनट अगर आपको समझ आ गया तो इसके बाद की चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, हमेशा जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब आते हैं अपन वापस अपने नोट्स में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट, एक्सपेंस या फिर लॉस। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यूज और इनकम। यहाँ पर इनकम भी जोड़ लीजिएगा। लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी इनकम होता है, रिवेन्यू यानी इनकम होता है। LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक ऊपर वाले का उल्टा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। फिर अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये ओरिजिनल एंट्री की बुक्स है। और जो जर्नल एंट्री में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग करना। क्या करना? जर्नलाइजिंग करना। जर्नलाइजिंग करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं अदर अकाउंट में, जिसको बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर में करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, उसकी आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जर्नल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है ये, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम जर्नल में। जर्नल में क्या होता है? जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। भाई साहब, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? डेट वाइज। लिख लो, ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दिस बुक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज रिकॉर्ड होगा, जब जो ट्रांजैक्शन होगा उसको उस डेट में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। फिर ईच ट्रांजैक्शन डेबिटेड एज वेल एज क्रेडिटेड। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए ढूंढ कर आया हूँ, एकदम परफेक्ट। अब देखते जाओ, बस सीखते जाओ। तो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्मेट देख लेते हैं। क्या फॉर्मेट है भाई साहब, क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले आता है डेट यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। कैसे लिखना है बताता हूँ। फिर आता है लेजर फोलियो, LF लेजर फोलियो, सुधार लीजिएगा, LF लेजर फोलियो। फिर आएगा डेबिट अमाउंट, फिर आएगा क्रेडिट अमाउंट। जो अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और, डेट में डेट, पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट में डेबिट साइड का अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट साइड का अमाउंट, ठीक। फिर चैनल की ब्रांडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आते हैं एग्जाम्पल में। मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में अमाउंट लिए हैं और उसके बाद अमाउंट नहीं लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में आपको समझाना था कि अमाउंट को कैसे लिखना है, इसीलिए। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश। अब एक बात बताओ, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो आपके दिमाग में 2 अकाउंट आने चाहिए, 2 से ज़्यादा आएंगे तो चलेगा, पर 2 तो आने ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को पढूं तो मेरे दिमाग में दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो सेल और दूसरा जो है वो कैश, ठीक है। एक तो सेल और दूसरा जो है वो कैश, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने 10,000 का सामान कैश में बेचा, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताइए, 2 अकाउंट मिल गए, पहला अकाउंट है सेल्स, दूसरा अकाउंट है कैश। हमारे पास 5 कैटेगरी थी, 5 कैटेगरी कौन सी? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अब उन 5 कैटेगरी में से सेल्स आता है इनकम में। सेल यानी कि बेचना, बेच रहे तो पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, बेच रहे तो इनकम हो रहा है, तो सेल्स हमारा हो गया इनकम। और कैश हो गया हमारा एसेट। ये तो मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल में, एसेट्स, कैश जो है वो एसेट होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं सामान को बेच रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, कैश बिजनेस में आएगा तो कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा यानी कि एसेट बढ़ेगा, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट।
इंक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। अब सेल्स, सेल्स क्या है मेरे लिए? इनकम, इनकम है। तो इनकम बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, मेरा सेल्स ज़्यादा हो रहा है, तो सेल्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। पता है आपको, एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो मेरा एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको लिखना कैसे? देखो लिखना कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ये वाली जगह आपको हर बार छोड़नी है, ये वाली जगह में आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये वाली जगह में आप कुछ नहीं लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब अमाउंट कितना था? 10,000। अमाउंट कितना था? 10,000। तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000। सिंपल सिंपल। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। हमेशा हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, याद रखना, हमेशा हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। अब आप एक बार एग्जांपल नंबर 1 को पढ़ लो, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है परचेस ऑफ गुड्स, हमने सामान खरीदा 1,000 का कैश में, 1,000 का सामान खरीदा कैश में। दो अकाउंट आ रहे हैं, परचेस और कैश। ठीक है, परचेस और कैश। अब इसको कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैश में तो एसेट में ही आएगा, कैश, कैश तो एसेट में ही आएगा। परचेज एसेट में आएगा क्या? नहीं। लायबिलिटी में आएगा क्या? नहीं। इनकम में आएगा क्या? नहीं। कैपिटल में आएगा क्या? नहीं। परचेज किस में आएगा? एक्सपेंसेस में। तो परचेज हो गया एक्सपेंस। अब आपको देखना है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो मैं पैसा दूंगा। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो मैं पैसा दूंगा। तो अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरे बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, मेरे बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा। तो अगर मेरा कैश कम हो रहा है तो मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सेम, परचेस मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। तो अब मेरे को पता है कि मेरे को डेबिट करना है परचेस और क्रेडिट करना है कैश। तो मेरी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं नरेशन। आपको हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है। नरेशन में अब क्या लिखना है, क्यों लिखना है, बहुत जन मेरे से पूछते हैं। अरे भाई कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसको सिंपल करके लिख देना। यहाँ पर लिखा है बीइंग गुड्स सोल्ड, सिंपल, सामान बेचा। यहाँ पर लिखा है बीइंग गुड्स परचेज, सामान खरीदा। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन में कुछ भी लिखेगा, जो आपको सही लगता है वो नरेशन में लिखिए, पर एंट्री सही होनी चाहिए। अब आते हैं थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री बोलती है सेल ऑफ गुड्स। फिर से सेल है भाई, फिर से सेल है। तो एक अकाउंट तो हमको पता है सेल आने वाला है, एक अकाउंट तो हमको पता है सेल आने वाला है, और ये भी हमको पता है कि सेल हमारा इनकम है, सेल्स हमारा इनकम है। अब आगे बढ़ते हैं। 5,000 का सेल हुआ, किसको? राम को। 5,000 का सेल हुआ, किसको? राम को। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है क्या कैश मिला? नहीं, तो हम ये मानेंगे कि हमको कैश नहीं मिला। अब राम जो है उससे मेरे को पैसा लेना बाकी है, मैंने सेल किया। अच्छा, मेरी दुकान में आप आए, आपका नाम राम है,
आप मेरे दुकान में आए तो मेरे को आपने बोला कि कैलकुलेटर दो, मैंने आपको कैलकुलेटर बेच दिया, मैंने आपको कैलकुलेटर बेच दिया। अब मैं आपसे पैसा लूँगा, अब मैं आपसे पैसा लूँगा, तो मेरे को आपसे पैसा लेना है, मेरे को आपसे पैसा लेना है, तो आप क्या हुए मेरे लिए? डेटर। आप क्या हुए मेरे लिए? डेटर। और डेटर क्या है? एसेट। तो सेकेंड अकाउंट मिल गया। सेकेंड अकाउंट का नाम है राम। राम जो है डेटर है, डेटर यानी कि एसेट, डेटर यानी कि एसेट। अब देखते हैं बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो सेल किए 5,000 का, सेल बढ़ रहा है, इनकम है बढ़ रहा है, सेल बढ़ेगा तो क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट। राम डेटर है, एसेट है, बढ़ रहा है, हमको राम से पैसा और लेना है, डेटर बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है, देखो वही एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल सिंपल, यानी कि यहां पर कैश की जगह आ गया राम। ऊपर वाले एंट्री में देखो, ये वाले एंट्री में देखो क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर जब मैंने राम को भेजा तो लिखा है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं नए एग्जाम्पल में। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम श्याम। खरीद रहा हूँ, दो अकाउंट आने चाहिए, पहला अकाउंट मिल गया परचेज, दूसरा अकाउंट मिल गया श्याम। मेरे को पता है परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है और श्याम मेरे लिए क्या है? अच्छा, अब मैं सोचूंगा, अगर मैं किसी से सामान खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको पैसा देना है, मेरे को उसको पैसा देना है, तो मेरे लिए पैसा देना लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को उसको पैसा देना है फ्यूचर में। अभी मैंने नहीं दिया, पर फ्यूचर में तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। तो जब मैं उसको पैसा दूंगा तो वो हो जाएगा मेरे लिए क्रेडिटर। श्याम हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी। अब परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। श्याम क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, श्याम क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि LIC बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। आपको बताया था, तो ये LIC में I में आ गया। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 1,000, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेस्ड। फिर से देखो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम किया गया क्योंकि श्याम को सामान बेचा था। ऊपर क्या एंट्री किए थे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में बेचा था, तो कैश की जगह आ गया श्याम। बाकी कोई भी एंट्री में डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं समझ आई है तो आप एक बार रिवर्स करिए और देखिए, इसको 10 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 बार इसको पढ़ा कर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं अगले में। अगला क्या है? परचेज किए 500 का, नहीं, परचेज नहीं किए, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹500 रिटर्न टू श्याम। ऊपर श्याम से सामान खरीदे थे, ये देखो, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम श्याम। श्याम से सामान खरीदे थे, अब उस सामान 1,000 में से 500 का सामान वापस कर दिए, 500 का सामान वापस कर दिए। ये हो गया मेरे लिए परचेज रिटर्न। क्या हो गया? परचेज रिटर्न। तो पहला अकाउंट मिल गया मेरे को परचेज रिटर्न, दूसरा अकाउंट श्याम। अब आप डेट छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैंने श्याम से 1,000 रुपये का सामान खरीदा था और मैंने 500 का सामान वापस भी कर दिया, तो मेरे को श्याम को कितना रुपए देना है? अब खाली 500 देना है ना। मेरे को श्याम को खाली 500 रुपये देना है। क्यों 500 रुपये देना है?
क्योंकि मैं ऑलरेडी 500 का सामान वापस कर चुका हूँ। ठीक है, तो परचेज एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न। अगर मैं परचेज रिटर्न को एक्सपेंस मानता हूँ तो मेरा परचेज कम हो रहा है, मेरा परचेज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि परचेज रिटर्न, परचेज मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस कम हो रहा है। कम कैसे हो रहा है? जो मैं खरीदा था उसको मैं वापस दे दिया, जो मैं खरीदा था उसको मैं वापस दे दिया। तो जब भी कोई चीज़ मैं खरीदता हूँ उसको वापस दे देता हूँ तो वो चीज़ क्या होती है? क्रेडिट, सिंपल क्रेडिट। और श्याम, श्याम मेरा क्रेडिटर है, श्याम मेरा क्रेडिटर है, कोई डाउट? अगर श्याम मेरा क्रेडिटर है तो श्याम मेरे लिए लायबिलिटी है। श्याम मेरा क्रेडिटर है तो श्याम मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। श्याम मेरे लिए लायबिलिटी है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो लायबिलिटी जब कम होती है तब लायबिलिटी को क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट। लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को हम करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। याद रखना, ठीक है? लायबिलिटी कम होगी तो हम करेंगे डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या पास हुई? मेरी एंट्री क्या पास हुई? श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और मेरा अमाउंट कितना आएगा? 500, 500। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा बीइंग परचेज रिटर्न। समझ आया आपको? अब मैं इसको याद करने का आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। क्या सिंपल सा फंडा है? सिंपल सा फंडा ये है, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, हमेशा एक चीज याद रखना है, परचेज जो है वो डेबिट होता है, परचेज जो है वो डेबिट होता है। तो जब परचेज रिटर्न करेंगे, तो जब परचेज रिटर्न करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। परचेज करते हैं तो डेबिट, परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखो एंट्री आ गई। सिमिलरली सेल्स में आता हूँ। सेल्स को हम इनकम मान के क्रेडिट करते थे, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? डेबिट। सिंपल, क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है, हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट। और हमारा राम किसका गुड्स वापस कर रहे हैं? राम का। राम डेटर था, तो अब डेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो डेटर की वैल्यू जब भी कम होगी तो वो होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखो एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि राम डेटर है कि क्रेडिटर, तो राम को छोड़ दो, सेल्स पे आ जाओ। सेल्स रिटर्न हो रहा है, अब आपको पता है कि सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो जब आपको सेल्स रिटर्न डेबिट होता है पता है, तो राम क्रेडिट ही होगा ना, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया तो राम तो क्रेडिट ही होगा ना, कुछ और बचा क्या? नहीं बचा। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 500 रुपीज़। समझ आया आप लोग को? आई होप समझ आया हो। तो ये हो गया मेरा। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने कवर कर लिया परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम डिस्काउंट में। अब आते हैं हम डिस्काउंट में। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जिसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती और वो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है। कैश डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जिसकी एंट्री पास होती है और कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है जो कैश ऑन द स्पॉट देता है। सिंपल, ध्यान रखिएगा और एक बार पढ़िए क्या लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी शोन। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। कोई भी एंट्री पास नहीं होगी।
ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग एन अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट मिले इसलिए कैश डिस्काउंट देते हैं, और कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा पास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, परचेज किए गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम श्याम से परचेज किए 10,000 रुपये का सामान, ठीक है। श्याम क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि जब परचेज करते हैं तब क्या होता है, क्रेडिटर, और सेल्स करते हैं तब क्या होता है, डेटर। एक बात और ध्यान रखिए, लिख लीजिए एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिख लीजिए। परचेज हमेशा क्रेडिटर से होता है, परचेस हमेशा क्रेडिटर से होता है, ठीक है। परचेस हमेशा क्रेडिटर से होता है, लिख लीजिए। और सेल्स हमेशा डेटर से होता है। इससे इजी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं बताएगा आपको, याद रखना। परचेस हमेशा क्रेडिटर से होता है, सेल्स हमेशा डेटर से होता है, लिख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं 10,000 का श्याम से, 10% डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब वो कैश देता है तभी मिलता है, कैश नहीं देगा तो नहीं, कैश होगा तो। अब इसमें कुछ सुधारना है हमको, सुधारते हैं। मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें सुधार के दूंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट, क्या आएगा, कैश अकाउंट। देखो परचेस कर रहे हैं फिर से, तो परचेस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, परचेस हमारे लिए एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, परचेस हमेशा डेबिट होता है, मैं आपको बताया, तो परचेस अकाउंट कर दिए डेबिट। अब जब हम सामान खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, पैसा देंगे तब तो डिस्काउंट मिलेगा ना, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारे लिए एसेट है और कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पर हम कर दिए कैश अकाउंट क्रेडिट, समझ आया। और डिस्काउंट इनकम है। अब डिस्काउंट इनकम क्यों है, क्योंकि जब हम किसी को पैसा देते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं, जब हम किसी को पैसा देंगे तो डिस्काउंट लेंगे, तो जब पैसा दे रहे हैं तो डिस्काउंट ले रहे हैं, तो डिस्काउंट इनकम हो गया ना, तो इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब अमाउंट कैसे लाएंगे, 10,000 का सामान था, वर्किंग नोट में आते हैं, लिस्ट प्राइस 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कोई एंट्री मारनी है क्या, नहीं मारनी है। 1,000 माइनस करने के बाद मेरा कितना बचा, 9,000। अब 9,000 से मैं परचेस और सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा, तो इस क्वेश्चन में परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा 9,000 से, परचेस अकाउंट डेबिट होगा 9,000 से। फिर डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट 2%, तो अगर मैं 9,000 का 2% निकालूंगा तो 180 आएगा, तो ये आ गया मेरा डिस्काउंट क्रेडिट, और ये आ गया मेरा कैश क्रेडिट, क्योंकि मेरे को कैश कितना देना है, 8820, इतना मेरे को कैश देना है। 10,000 का सामान, 10% डिस्काउंट, बचा कितना, 9,000। 9,000 से एंट्री मारेंगे तो 9,000 से परचेज डेबिट, डिस्काउंट कितना आया, कैश डिस्काउंट 9,000 का 2%, 9,000 का 2%, तो 9,000 का 2% आ गया 180 आ गया डिस्काउंट में, डिस्काउंट क्रेडिट, और कैश कितना मिल गया, 9,000 माइनस 180 रुपीज़, 8820 कैश अकाउंट क्रेडिट। ध्यान से देखिए एक बार, इसको समझिए। समझ लिए, अमाउंट देखते हैं। देखो परचेस में 9,000, कैश में 8820 और डिस्काउंट में 180। एक और शॉर्टकट बताता हूँ, हमेशा
हमेशा कैश और डिस्काउंट साथ में रहता है, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ में रहता है। यहाँ पर देखो कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहा है ना, और इसके बाद वाली एंट्री में मैं आपको बताऊंगा कैश और डिस्काउंट साथ में डेबिट होगा। आइए चलते हैं, सेल्स में आते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राम को सेल किए 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। सेम वर्किंग नोट बनेगा। अब क्या होगा, ये जो 9,000 है, ये आ गया सेल्स 2% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, क्यों पता है? क्योंकि जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को सामने वाले से पैसा लेना है, और मैं पैसा लूँगा तो डिस्काउंट दूंगा, और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। देखो डिस्काउंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। सेल कर रहा हूँ, इनकम है, सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट। और कैश आएगा मेरे पास, तो कैश एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा डेबिट। कैश एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ आया? आई होप आपको समझ आया। ये करेक्शन मैं करके दूंगा आपको पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। देखो, सेल किए राम को, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डिस्काउंट तभी देते हैं जब सेल कैश में हो रही हो, इसलिए हम यहाँ पर कैश ले रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट देखो, 8820 कैश में, 180 डिस्काउंट में और 9,000 सेल्स में। समझ आया? बिल्कुल उसका उल्टा है। अब एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है भाई? कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। तो ये जो हो रहा है कंफ्यूजन, उसको दूर कैसे करें? अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ ₹10,000 बस, तो हम मानेंगे कैश सेल है, कैश अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल ऑफ 1,000 टू राम, तो हम मानेंगे क्रेडिट सेल्स और राम अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में लिखा है सेल ऑफ 1,000 टू राम फॉर कैश, तो कैश सेल, तो कैश अकाउंट डेबिट। 3 चीजें ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखा है तो कैश मानना है, कुछ नहीं लिखा है तो कैश मानना है, किसी का नाम लिखा है तो क्रेडिट मानना है, किसी का नाम लिखा है तो क्रेडिट सेल्स मानना है, और अगर किसी का नाम लिखा है और उसके साथ लिखा है कैश है तो कैश मानेंगे। सिंपल। यानी कि हमेशा सेल और परचेस को कैश ही मानना है, पर अगर किसी का नाम लिखा हुआ है और नाम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल मानना है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत लोग भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं कुछ स्पेशल इवेंट्स में। स्पेशल इवेंट्स में क्या होता है? स्पेशल इवेंट्स में परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है भाई। अभी तक परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा था कि नहीं? हो रहा था ना। पर अब क्या हो रहा है? अब परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइए देखते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पर परचेस अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, पर जब परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा ये जानना भी जरूरी है। चलिए, पहला, लॉस बाय फायर। अगर हमारा सामान आग से जल गया, या फिर थेफ्ट, अगर हमारा सामान चोरी हो गया,
तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मेरे लिए, एक्सपेंस है। लॉस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये बात हो रही है गुड्स की, पैसे की चोरी नहीं, गुड्स की चोरी। ठीक। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, बिजनेस का ओनर कुछ सामान फ्री में लेकर चले गया, बिजनेस का ओनर बिजनेस का सामान फ्री में लेकर चले गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मिठाई की दुकान है तो आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप अपने दुकान से मिठाई फ्री में लोगे ना, कि अपने दुकान में पैसा दे के मिठाई लोगे, फ्री में लोगे, तो फ्री में जा रहा है। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, सामान फ्री में जा रहा है। चैरिटी या डोनेशन, आपके दुकान में कोई मांगने वाला आया तो आपने उसको कुछ सामान दे दिया, चैरिटी में या फिर डोनेशन में, एक्सपेंस है आपके लिए। चैरिटी और डोनेशन एक्सपेंस है। ठीक है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई आया आपके दुकान में, बोला भाई साहब मेरे को मिठाई टेस्ट करवाओ, तो ये फ्री में सैंपल दे रहे हो आप, कि आप उस टेस्ट करने का भी पैसा ले लेते हो? नहीं लेते ना। आप थोड़ा सा पूरे मिठाई में से थोड़ा सा ऐसा टुकड़ा निकाल के उसको देते हो टेस्ट करने के लिए, पूरा मिठाई थोड़ी दे देते हो पूरा। आप महंगा मिठाई है, पूरा दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। हाँ, तो उस मिठाई को टुकड़ा करके दोगे। हाँ, तो वो होता है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो ये चारों चीज़ें, लॉस बाय फायर, ड्राइंग, चैरिटी और सैंपल, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अब जा क्या रहा है? गुड्स। गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो जब गुड्स जाता है वो भी फ्री में, जब गुड्स जाता है फ्री में, तो परचेस को क्रेडिट करते हैं। जब गुड्स जाता है फ्री में तो परचेस को क्रेडिट करते हैं। फ्री में, पैसे में बेच रहे हो तो सेल्स क्रेडिट होगा, याद रखना। पैसे में बेच रहे हो तो सेल्स क्रेडिट होगा, फ्री में बेच रहे हो तो परचेस क्रेडिट होगा। आइए आइए आइए, एंट्रीज आपको आ गई, सारी चीज़ें डेबिट हो जाएगी, सारी चीज़ें डेबिट हो जाएगी। लॉस बाय फायर डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, चैरिटी डेबिट, एडवर्टाइजमेंट। मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखा है क्योंकि फ्री सैंपल बांटना यानी कि एडवर्टाइजमेंट ही होता है। फ्री सैंपल बांटना यानी कि एडवर्टाइजमेंट ही होता है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या होगा? परचेस। क्रेडिट में क्या होगा? परचेस। मैंने यहाँ पर अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि अमाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आपको वही अमाउंट यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब आते हैं अगले में, नोट रिलेटिंग टू कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश और बैंक को मैं इजी बनाना चाहता हूँ, हालांकि दोनों एसेट है, दोनों एसेट है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, पता है हमको। ठीक है, और इजी बना देता हूँ, आप सीधे सीधे याद कर लो। अगर आपको याद करना ही है तो आप सीधे सीधे याद कर लो। पे कर रहे हैं तो क्रेडिट, रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट। बैंक में भी पे कर रहे हैं तो क्रेडिट, रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट। सिंपल नोट है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। सिंपल नोट है पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हर एक नोट मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। फिर एग्जाम्पल बता देता हूँ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या मतलब हुआ? मैं बैंक गया, ये मैं हूँ, ये है बैंक गया और बैंक से कैश निकाल के लाया। क्या निकाल के लाया? कैश। अब मेरे पास कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में कैश, बैंक का बैलेंस कम हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। देखो क्या एंट्री पास की मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में पैसा कम हो गया, बैंक में पैसा कम हो गया यानी कि बैंक में पे हो गया, तो जब पेड होता है तो बैंक क्रेडिट हो गया। कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट, सिंपल ट्रांजैक्शन था। कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट, बैंक कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट, क्योंकि दोनों एसेट है। सिंपल। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, पैसा जमा करा रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं। फिर से मैं गया बैंक, मैंने इस बार पैसा जमा कराया, कैश कम हो गया मेरे पास और बैंक का बैलेंस बढ़ गया।
कैश कम हो गया मेरे पास और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। तो कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट कर देंगे और बैंक बढ़ गया तो बैंक डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी चीज़ बढ़ रही है बैंक या कैश में से वो डेबिट और जो कम हो रही है वो क्रेडिट, ठीक है। समझ आया? आई होप आपको समझ आया हो। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब एक और नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, क्योंकि हर बार लोग इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हो? क्या गलती करते हो? जब भी आप सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ एसेट में डिफरेंस नहीं कर पाओगे आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। अच्छा आओ देखो, गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी सामान, और एसेट यानी क्या? प्रॉपर्टी। एसेट यानी प्रॉपर्टी, गुड्स यानी सामान। जब आप गुड्स को बेच रहे हो, जब आप गुड्स को बेच रहे हो तब आप सेल कर रहे हो। जब आप गुड्स को बेच रहे हो तब आप सेल कर रहे हो। पर जब आप एसेट को बेच रहे हो तब आप सेल कर रहे हो क्या? नहीं। तब आप एसेट को बेच रहे हो तो आप एसेट दे रहे हो, एसेट दे रहे हो, सेल्स नहीं कर रहे। सेल्स किसको बोलते हैं? जो आपका नॉर्मल बिजनेस में सामान बेचा जाए उसको सेल बोलते हैं। तो क्या आप एसेट बेचते हो बार बार? नहीं बेचते ना, नहीं बेचते। 1 2 4 साल में बेचेंगे एसेट में। आइए देखते हैं कहाँ गया भैया, ये देखो। क्या आप बार बार लैंड बेचते हो? क्या आप बार बार लैंड बेचते हो? नहीं। बिल्डिंग बेचते हो? नहीं। कार नहीं, फैक्ट्री नहीं, फर्नीचर नहीं, गुडविल नहीं, कॉपीराइट नहीं, बार बार नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं। तो फर्क है। एसेट बेचोगे तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सेल को नहीं। पर जब आप गुड्स बेचोगे तो आप सेल अकाउंट को करोगे क्रेडिट। समझ आया? देखो नोट लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स तो सेल्स, परचेस ऑफ गुड्स तो परचेस। समझ आया? फिर एसेट सेल किए तो एसेट क्रेडिट होगा और एसेट परचेस किए तो एसेट डेबिट होगा। समझ आया? समझ आया? बहुत इजी है। जब सामान बेच रहे हो तो सेल्स वर्ड यूज़ करना, जब एसेट बेच रहे हो तब एसेट का वर्ड यूज़ करना। ध्यान रखो, दिमाग में यही गलती होती है। एग्जाम में यही गलती करोगे फिर आपको याद आएगा कि हाँ दीपक भैया बताए थे, दीपक भैया बताए थे पर हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हम गलत करके आए हैं। गलत मत करना, गलत मत करना। हाँ, तो जब सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होता है? कैश या फिर डेटर। सिंपल, कैश आएगा तो कैश डेबिट, पैसा नहीं देगा तो डेटर डेबिट। एसेट को बेचेंगे तो भी कैश और डेटर ही डेबिट होगा, क्योंकि अगर कैश में एसेट बेच रहे हैं तो कैश आएगा, नहीं बेच रहे तो बाद में पैसा आएगा तो डेटर। खरीद रहे हैं तो कैश या फिर क्रेडिटर, ठीक उसका उल्टा। समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, हर एक छोटे पॉइंट को मैंने ध्यान में रखा है। प्लीज़ आप इसमें गलती मत करिएगा, नहीं तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। गलती मत करना। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, इसके पिछले चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको चारों चीज़ें समझाई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको देख कर आइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि मैंने आपको बताया है ऐसा खर्चा जो पे नहीं हुआ है पर है इसी साल का, पे नहीं हुआ है पर है इसी साल का, अगले साल पे होगा, अगले साल पे होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है क्योंकि अगले साल पे करना है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करूंगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, और एक्सपेंसेस क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था ऐसे खर्चे जो हमने आज पे कर दिए अगले साल के हैं, ऐसे खर्चे जो हमने आज पे कर दिए अगले साल के हैं। अब अगर मैं अभी पे कर रहा हूँ तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट। क्यों? मैंने आज ही पे कर दिया, कल का खर्चा आज पे कर दिया, तो मेरे लिए क्या है? वो एसेट है। एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री हो गई प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर एक बात याद रखना,
अगर आपने कैश पहले ही पे कर दिया था, आपने कैश पहले ही पे कर दिया था, तो वो कैश कौन से अकाउंट में चले गया होगा? एक्सपेंस में। तो अब एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि जब भी प्रीपेड एक्सपेंस आएगा तब दो ही चीज़ आ सकती है, या तो कैश या तो एक्सपेंस। अगर ऑलरेडी पेड है तो एक्सपेंस आएगा, पर अभी पे कर रहे हो तो कैश आएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ऑलरेडी पे है तो एक्सपेंस और अभी पे कर रहे हो तो कैश। ठीक है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली पर मिली नहीं, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली पर मिली नहीं। तो हमने कमा ली है इनकम अर्न, तो इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है। और एक्रूड इनकम एसेट है क्योंकि हमको पैसा लेना है, एसेट है क्योंकि हमको पैसा लेना है। और जब भी हमको पैसा लेना है तो एसेट है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम क्रेडिट क्योंकि इनकम बढ़ रहा है, एक्रूड इनकम डेबिट क्योंकि एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है। ठीक, गुड, बढ़िया। अब आते हैं अनअर्न्ड इनकम में। किसमें? अनअर्न्ड इनकम में। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई। क्या हमने कमाई? नहीं कमाई, एडवांस में मिल गई और हम इसको अगले साल इसका काम करके देंगे। पैसा अभी मिल गया पर काम अगले साल होगा, तो पैसा अभी मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट है। पैसा अभी मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, टू इनकम तो टू अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि काम करना बाकी है भाई, काम करना बाकी है। तुमने पैसा एडवांस में ले लिया, काम बाद में करके दोगे ना, तो वो अनअर्न्ड इनकम हो गया। तो अनअर्न्ड इनकम हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। और अगर आपने कैश पहले ही ले लिया था, पहले ही ले लिया था और पता अब चल रहा है कि ये काम अगले साल होने वाला है, तो कैश की जगह आ जाएगा इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। फिर आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यानी आपको मैंने बताया है, डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है। जो भी एसेट की वैल्यू कम होती है तब हम डेप्रीशिएशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस, और वो बढ़ रहा है तो डेबिट, तो डेबिट। और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। सिंपल है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट क्रेडिट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बैड डेब्ट एक्सपेंस है। बैड डेब्ट यानी कि पैसा डूब जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को सेल किया, ये मैं हूँ, ये मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने सेल किया, इन्होंने बोला मैं पैसा 2 दिन बाद देता हूँ, पर ये पैसा नहीं दे रहे, तो मेरा पैसा डूब गया। उसको मैं बोलूँगा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट वर्ड से समझ आ रहा है? अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है? डेटर से पैसा लेना है पर डेटर पैसा नहीं दे रहा है, तो डेटर गंदा आदमी है। तो डेटर गंदा आदमी तो क्या बोलेंगे? बैड डेटर। तो बैड डेटर को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बैड डेब्ट, पैसा डूब गया। एक्सपेंस है, लॉस है, तो बैड डेब्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। और डेटर का बैलेंस, डेटर अब पैसा नहीं देगा, तो डेटर पैसा नहीं देगा तो डेटर एसेट है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डेटर एसेट क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। समझ आया? ठीक। बैड डेब्ट रिकवर। भाई साहब जो पैसा डूब गया था वो पैसा वापिस आ गया, इन्होंने कैश दे दिया। बहुत बढ़िया, हमको विश्वास नहीं हो रहा पर इन्होंने कैश दे दिया, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में दे रहे तो बैंक डेबिट, कैश में दे रहे तो कैश डेबिट। अरे भैया इसमें क्या रोने की बात है, ठीक है। तो बैंक और फिर कैश डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पर लोग डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, पर डेटर को क्रेडिट नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि हमने डेटर को ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज कर दिया था, बैड डेब्ट में कर दिया था ना, क्लोज कर दिया था ना डेटर को क्लोज, ये मान के कि पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर से क्यों डेटर को बीच में ला रहे हो? अब आएगा नया अकाउंट जिसको बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर, इनकम होगा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। समझ आया? तो जब भी बैड डेब्ट रिकवर होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। समझ आया? समझना ज़रूरी है। फिर आता है कैपिटल इंट्रोड्यूस। फर्म में बिजनेस में कैपिटल डाल रहा है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट डालेगा तो एसेट बढ़ेगा, स्टॉक डालेगा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो जो भी बढ़ रहा है एसेट डेबिट और कैपिटल, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो जब भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैश बैंक और एसेट हो जाएगा इंक्रीज तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक कैश एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक कैश एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो आएगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल है, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स कैपिटल है, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या लेकर जा रहा है? कैश या फिर बैंक से पैसा या फिर परचेस लेकर जा रहा है। अगर सामान लेकर जा रहा है तो परचेस क्रेडिट होगा, मैंने बताया था मैंने, याद होगा तो। ये देखो कहाँ गया, ये रहा ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर बी, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। बताया था परचेस क्रेडिट होता है, वही हो रहा है, देखो वही होगा यहाँ पर, वही होगा यहाँ पर, टू कैश या फिर परचेस। समझ आया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेस। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल, मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है। मैंने बिजनेस को कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस। मैंने बिजनेस को कैपिटल दिया तो बिजनेस क्या देगा? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस दे रहा है, बिजनेस दे रहा है तो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? ओनर को। ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट। सिंपल, ध्यान से देखो इस चीज को। कैपिटल बिजनेस में लगाया तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कौन? ड्राइंग का मतलब बिजनेस कैश दे रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है ये, तो इंटरेस्ट कौन देगा? ओनर देगा बिजनेस को इंटरेस्ट, ओनर देगा बिजनेस को इंटरेस्ट। तो अभी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? इनकम, इनकम हो गया बिजनेस के लिए, उल्टा हो गया। तो इनकम क्रेडिट होता है, याद है इनकम क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि किससे लेना है? ओनर से, तो ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आपको समझ आया हो। स्पीड ज़्यादा हो रही है तो स्लो करके देखो, 2-3 बार देखो, पर समझना है तब तक आगे मत बढ़ना, समझना है तब तक आगे मत बढ़ना। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर जीएसटी की जनरल एंट्रीज, जीएसटी की जनरल एंट्रीज बहुत ईजी है। 2 टाइप के जीएसटी होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जीएसटी को हम मानते हैं एसेट, आउटपुट को मानते हैं लायबिलिटी। इनपुट बढ़ेगा तो डेबिट, आउटपुट बढ़ेगा तो क्रेडिट। सिंपल। परचेज किए गुड्स, एसेट या फिर एक्सपेंस तो इनपुट जीएसटी आएगा, और सेल किए तो आउटपुट जीएसटी। परचेज एसेट किए या फिर एक्सपेंस किए तो इनपुट, सेल किए एसेट या फिर इनकम या फिर गुड्स तो आउटपुट। विद इन अ स्टेट
एक स्टेट के अंदर किए तो CGST SGST, आउटसाइड स्टेट तो IGST। ध्यान रखना, परचेज किए एक्सपेंस किए तो इनपुट GST, सेल किए इनकम आया तो आउटपुट GST। आउटपुट GST लायबिलिटी है, इनपुट GST एसेट है। और अगर स्टेट के अंदर किया तो CGST SGST, स्टेट के बाहर किया तो IGST। ठीक है, सेट ऑफ के रूल्स इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ के रूल्स क्या है भाई साहब? IGST का जो आउटपुट है वो IGST से एडजस्ट होगा, CGST से होगा, SGST से होगा। कोई झगड़ा नहीं है IGST का किसी के साथ। SGST का जो आउटपुट है वो खाली IGST से और एक मिनट है ना, एक मिनट, ये होगा SGST। हाँ, SGST का खाली IGST से और SGST से होगा, CGST से नहीं होगा। और CGST का खाली IGST से और CGST से होगा, SGST से नहीं होगा। यानी कि झगड़ा किसके बीच चल रहा है? CGST और SGST नेवर सेट ऑफ। समझ आया? आउटपुट लायबिलिटी है, इनपुट एसेट है, तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे तो इनपुट खाली वही माइनस करेंगे जिसका सेटिंग हो रखा है। कभी भी CGST आउटपुट से SGST इनपुट को एडजस्ट नहीं करेंगे और SGST आउटपुट से CGST इनपुट को एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों का झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का झगड़ा चल रहा है तो दोनों को एडजस्ट नहीं करना है। अब आते एग्जाम्पल में, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, 2 मिनट में हो जाएगा। अमित ने गुड्स खरीदा 5 लाख का, GST का रेट 5% दिया हुआ है। एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित। परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित। अब परचेस के साथ साथ इनपुट आता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स की जगह लिख सकते हैं टू अमित। टू अमित अकाउंट, तो परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू अमित। अमाउंट कैसे लिखना है? 5 लाख का था तो 5 लाख आ गया, 5% था, 5% को मैं 2.5 कर सकता हूँ। CGST का 2.5, SGST का 2.5 और अगर IGST है तो 5, तो ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया और ये आ गया तीनों का टोटल। समझ आया? परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित होता था, पर GST में परचेस के साथ और एक्सपेंस के साथ इनपुट आता है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST क्योंकि लिखा नहीं है दूसरे स्टेट का गुड्स है कि इस स्टेट का है। अगर लिखा होता आउटसाइड द स्टेट तो हम इनपुट IGST लगाते, पर नहीं लिखा है तो हम लगाएंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST 2.5 और आंसर आ गया। सेकेंड, सोल्ड 10 लाख सेम स्टेट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल के साथ आउटपुट, सेल के साथ आता है आउटपुट, तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। फिर से वही 2.5%, 2.5%, 10 लाख 50,000 और ये आ गया टोटल। समझ आया? इजी है। हाँ, थर्ड पॉइंट, ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है भाई साहब, कितने का? 40,000 का। एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ इनपुट आता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट, इनपुट डेबिट और बैंक, ये भी 2.5, ये भी 2.5। समझ आया? 40,000 का 2.5, ये आ गया टोटल। इजी है, बहुत इजी है। परचेस और एसेट और एक्सपेंस के साथ इनपुट आता है, सेल्स और इनकम के साथ आउटपुट आता है, याद रखना। ठीक, कंप्यूटर प्रिंटर खरीद रहे हैं, एसेट है, तो एसेट के साथ इनपुट CGST SGST और बैंक से पैसा दे रहे हैं, 10,000, 500, 11,000, सिंपल है। पोस्टल चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट इनपुट डेबिट टू बैंक, फिर से ये 1000, 50 और ये 1100, सेम है। अब इसको सेट ऑफ करना है। क्या करना है? सेट ऑफ करना है।
तो हम इनपुट का टोटल मारेंगे और आउटपुट का टोटल मारेंगे। आइए देखते हैं इनपुट का टोटल कितना आ रहा है। ये है इनपुट CGST 25,000, यहाँ पर है इनपुट CGST 2,000, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 50। कितना हो गया? 25, 26, 27, 27,550 ये आ गया 27,550। अभी तक इनपुट को डेबिट कर रहे थे, अब इनपुट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ एंट्री में हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना, सेट ऑफ एंट्री में हमेशा उल्टा होता है। इनपुट क्रेडिट और आउटपुट का टोटल मारेंगे तो आउटपुट एक ही बार हुआ है 50,000 का, तो 50,000 डेबिट, 50,000 डेबिट, आउटपुट डेबिट। सेट ऑफ एंट्री में आउटपुट को डेबिट, इनपुट को क्रेडिट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक लेजर या फिर कैश में, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक लेजर या फिर कैश में। ये आ गया इसका बैलेंसिंग फिगर 44,900। ये हो गया आपका पूरा जर्नल एंट्री का चैप्टर कवर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 2-3 बार ये वीडियो देखिए, 2-3 बार ये वीडियो देखिए, स्लो करके देखिए। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है पता है? सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगला चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 4। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने का और नोट्स बनाने का। और हाँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, चाहिए लिंक में और डाउनलोड कीजिए। और कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट है तो, लेकिन डाउट को थोड़ा सा ब्रीफ में कमेंट करिएगा। ब्रीफ में यानी कि डिटेल में करिएगा, डिटेल में। तो डिटेल में कमेंट करोगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपके डाउट का रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।